गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी टीजीटी पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसको नोट डाउन करिए, जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपना अच्छा सा तैयारी कर सकें और अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री है, यूनान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट में से मैं प्रथम सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री का, उसमें आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप लोग इसके जो की पॉइंट्स हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, और जितने भी की पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको ठीक से पढ़ें, नोट करें। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद में आपको बहुविकल्पीय, इस पार्ट का बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा और उसको आप सॉल्व करें। सर्वप्रथम यूनान का इतिहास हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनानियों ने यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है, जो निम्नलिखित है। होमर काल, पहला होमर काल है, दूसरा स्पार्टा काल है, तीसरा पूर्व एथेंस काल, चौथा उत्तर एथेंस काल। इस प्रकार यूनान को देखा जाए अगर, तो यूनान के इतिहास को 4 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक एक काल का अध्ययन हम आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें से प्रथम जो काल है यूनान के इतिहास का, उसको हम अध्ययन करेंगे, यह है होमर काल। होमर काल देखा जाए तो इस काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि व पशुपालन था। होमर एक नेत्रहीन कवि था। उसने 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखे थे। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। होमर है, होमर एक नेत्रहीन कवि था तथा उसने 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखे थे। जो होमर था वो अंधा कवि था और 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी स्टार में लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। ये पूछा जा सकता है कि होमर कौन था, वो किस काल में था, उसने कौन कौन सी महाकाव्य लिखे। तो इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए होमर एक नेत्रहीन कवि था जो कि यूनान का था। उसी के नाम पे एक होमर काल ही चला है, होमर काल। और उसने 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखे थे। इलियड तथा ओडिसी महाकाव्यों की तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है। तो इसको भी मालूम होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इलियड और ओडिसी महाकाव्यों की तुलना किससे की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए वेद व्यास के वेदों से की जाती है। होमर को देश का गुरु माना जाता था, एजुकेटर ऑफ ग्रीस। होमर को देश का गुरु माना जाता था। होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रक्षेपण आदि शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया हुआ था। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि होमर ने या होमर काल में किन किन खेल, कौन कौन से खेल प्रचलित थे। तो हम देखते हैं होमर काल में कौन कौन से खेल प्रचलित थे। तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रक्षेपण। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि होमर काल में या होमर ने अपनी कविताओं में किन किन खेलों का वर्णन किया था। तो तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रक्षेपण आदि शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया था। आगे है, इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि होमर काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था।
तो लक्ष्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, ये तो लक्ष्य थे इस काल के शिक्षा का, सारी शिक्षा का। तो अब होमर काल में हमने देखा यूनान के इतिहास को, और यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो होमर काल में बस इतना सा ही की पॉइंट हमको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमको देखना है। तो इतना ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप उसके बाद में दूसरा जो यूनान का दूसरा काल है वो स्पार्टा काल है। स्पार्टा काल को देखेंगे, इसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता है, क्लासिकल एज कहा जाता है। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। जो इससे पहले होमर काल था वो ग्रामीण था, इसमें नगर और राज्यों का भी उदय हो गया है। इस काल में सारी शिक्षा का कार्यक्रम कठिन था तथा सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देकर सैनिक तैयार करना ही शारीरिक शिक्षा का साधन माना गया था। अब देखिए इस काल में क्या था, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बहुत कठिन था। मेन मोटो इसका था सैनिक तैयार करना, कि सैनिक तैयार किया जाए, देश की रक्षा किया जाए। आगे देखते हैं, स्पार्टा यूरोटास नदी के किनारे स्थित था। यूरोटास नदी है उसी किनारे ये स्पार्टा स्थित था। स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगाग कहा जाता था। स्पार्टा की जो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली थी उसको एगाग कहा जाता था। अब यहाँ भी क्वेश्चन ये आपको याद रखने का ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ सकता है कि स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? एगाग कहा जाता था। तो इसी प्रकार से जितने भी हम स्टार में लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन बन रहे हैं, सब पे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको सभी को नोट डाउन करना है और एक एक क्वेश्चन को सही से इसको तैयार करना है। आगे देखते हैं, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को पेडोनॉमस कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बन रहा है। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को, स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को क्या कहते थे? तो पेडोनॉमस कहते थे। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। स्पार्टा में खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास, खेल के मैदान को क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, स्पार्टा में बच्चों व युवाओं के जीवन के संबंध में विवरण निम्नलिखित है। स्पार्टा का मेन उद्देश्य था सैनिक तैयार करना। बच्चा जब से जन्म लेता था उसके बाद से उसको इसी प्रकार तैयार किया जाता था कि उसको आगे चल कर के एक अच्छा सैनिक बनाया जा सके, वो आगे चल के देश की रक्षा करे। तो मेन मोटो सैनिक तैयार करना। तो इसमें क्या था, 0 से 7 वर्ष तक माता के संरक्षण में रहता था। छोटा बच्चा माता के संरक्षण में रहेगा। उसके बाद जैसे ही बड़ा हुआ, 7 साल का हुआ, 7 से 12 वर्ष तक बैरिक में अनुशासन, उसको बैरिक में रखा जाता था 7 से 12 वर्ष तक, और उसको डिसिप्लिन, अनुशासन की सारी तरीक़ों को सिखाया जाता था। उसके बाद जैसे और बड़ा होता था 12 से 20 वर्ष तक, तो उसे कठिन सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। कठिन सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको सैनिक तैयार करना है। उसके बाद 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र और शस्त्र चलाना सीखते थे। उसके बाद 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति मिलती थी। 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति मिल जाती थी और इस प्रकार वह 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी विशेष सुविधा थी। महिलाओं को भी पुरुषों के समान सुविधा होती थी और महिलाएं 20 वर्ष तक खुले में वो भी प्रशिक्षण लेती थी, व्यायाम और सारी चीज़ कर सकती थी। आगे देखते हैं, स्पार्टा में जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विवासिस लिखा है, विवासिस तथा धार्मिक नृत्य को हारेमस तथा सैनिक नृत्य को पापीहिक नृत्य के नाम से जाना जाता था। अब स्पार्टा में जो जिम्नास्टिक युक्त नृत्य था उसको क्या बोलते हैं? विवासिस बोलते थे। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, आ का मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। सैनिक नृत्य, जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विवासिस
तथा धार्मिक नृत्य को हारेमस तथा सैनिक नृत्य को पापीहिक नृत्य के नाम से जाना जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे की पॉइंट्स है, विवासिस, पापीहिक और हारेमस। आगे है अस्वस्थ, अपंग, दुर्बल शिशु के जन्म होने पर टाइगेटस नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। स्पार्टा में बहुत ही कठोर शासन था। वहाँ पे अगर दुर्बल, अस्वस्थ, अपंग बच्चा जन्म लेता था तो टाइगेटस नामक पर्वत, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछता है कि स्पार्टा में वो कौन सा पर्वत था जिससे बच्चों को अस्वस्थ या अपंग, दुर्बल जन्म लेने पर उसको वहाँ से फेंकवा दिया जाता था और उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये है टाइगेटस पर्वत। यहाँ पे इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो पर्वत था टाइगेटस नामक पर्वत से जो है बच्चों को फेंकवा दिया जाता था। सारी शिक्षा का लक्ष्य फौजी तैयार करना था। अब इसे प्रदर्शित ही होता है ऊपर जो भी हम लोग पढ़े हैं कि सारी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य वहाँ का क्या था, स्पार्टा का, कि सैनिक तैयार करना, देश की रक्षा करना। कुश्ती खेल ज़्यादा प्रचलित था वहाँ पे। इस प्रकार हमने देखा कि यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में से हमने 2 भागों को अभी तक आपको पढ़ाया, जो कि होमर काल और एथेंस काल, सॉरी स्पार्टा काल। उसके बाद में है तीसरा काल जो है, जो पूर्व एथेंस काल, अर्ली एथेंस पीरियड। जो इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड में उसको हम देखेंगे। इस काल के लोग प्रजातंत्रवादी थे। सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता था। अब इसके पहले हमने देखा था कि स्पार्टा काल में जो था केवल सैनिक शिक्षा पर ही ज़्यादा बल दिया गया था, लेकिन अब एथेंस काल में जैसे हम आते हैं उसमें सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। और यहाँ पे देखिए प्रजातंत्रवादी हो गए थे यहाँ के लोग। इस काल में नृत्य की तैयारी करने के लिए विशेष प्रकार का जिम्नास्टिक अभ्यास कराया जाता था, जिसे गैस्टिकुलेशन कहा जाता था। अब ये गैस्टिकुलेशन हमको याद रखना है कि कौन सा जो जिम्नास्टिक अभ्यास कराया जाता था नृत्य की तैयारी के लिए, एक विशेष प्रकार का जिम्नास्टिक अभ्यास, उसको क्या बोलते थे, गैस्टिकुलेशन। व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था, और जो व्यायाम करने का जो शाला होता था उसको पैलेस्ट्रा बोलते थे। तो पैलेस्ट्रा भी याद रखना है, यहाँ गैस्टिकुलेशन याद रखना है। पैलेस्ट्रा के सारे शिक्षक को पेडो ट्राइब कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है कि पैलेस्ट्रा के सारे शिक्षक को पेडो ट्राइब कहा जाता था। संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम कहा जाता था। यहाँ पे केवल जो भी इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैनक्रेशन कहा जाता था। गेंद का प्रयोग कर सारी शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्फेरिस्टस कहा जाता था। तीरंदाजी सिखाने वाले अध्यापक को टेक्सोटोज कहा जाता था। इस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था, जिन्हें पैन हेलेनिक समारोह कहा जाता था। इस समारोह के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 समारोह आयोजित किए जाते थे, जो निम्न हैं। देखिए, पूर्व एथेंस काल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारी शिक्षा के दृष्टिकोण से और हमारे आने वाले आगे के एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ओलंपिक खेल जो होता था वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, पूर्व एथेंस काल से ही। जो तीसरा काल हम लोग पढ़ रहे हैं यूनान का, इसी में पूर्व एथेंस काल में ही जो 4 पैन हेलेनिक गेम होते थे, समारोह होते थे, उसमें से पहला था ओलंपिक खेल, जो कि 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता था। इसके की पॉइंट्स को हम देखते हैं। ओलंपिक खेल उत्सव का उदय 776 ईसा पूर्व में हुआ था। हमको मालूम होना चाहिए, ये पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, तो कब हुआ, 776 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह उत्सव अगस्त माह में 5 दिनों तक मनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कितने दिनों तक चलता था, तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो था वो 5 दिनों तक मनाया जाता था।
और ये भी पूछा गया है कि कितने वर्ष बाद फिर आयोजित किया जाता था, तो 4 वर्ष के बाद फिर वो आयोजित किया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन को हमको याद रखना है। अगला है ओलंपिक का आयोजन एलिस नामक नगर की ओलंपिया नामक स्थान पर किया जाता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किया जाता था, तो एलिस नगर के ओलंपिया नामक स्थान में जो है ये आयोजित किया जाता था, इसको याद रखना है। और जीएस देवता की श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक का आयोजन किया जाता था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किस देवता के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे, तो जीएस देवता के सम्मान में ये खेल आयोजित किए जाते थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो 4 पेथियन खेल के बारे में हम लोग पैनहेलेनिक समारोह के बारे में अभी हमने पढ़ा। पहला उसमें है ओलंपिक खेल, दूसरा है पीथियन खेल, इसके बाद है इस्थीमियन खेल और उसके बाद है नीमियन खेल, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ओलंपिक खेल के बारे में हम लोगों ने देखा। ओलंपिक खेल के बारे में, प्राचीन ओलंपिक खेल से इतने क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को भी हमने डिस्कस किया, इतने खेल जो है ओलंपिक खेल से बनेंगे और आपको इसको पूरी तरह से याद रखना होगा। आप लोग इसको एक नोट्स बनाइए अच्छा सा, उसमें लिखिए और इसका प्रैक्टिस के लिए हम इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे हम लोग देखते हैं पीथियन खेल है। पीथियन खेल ये 582 ईसा पूर्व होता था, इसके बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल था। अपोलो देवता या सूर्य देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पीथियन खेल जो था वो किस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था, श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता था। तो ये कौन से देवता हैं? अपोलो देवता, इन्हीं को सूर्य देवता भी कहा जाता है। उसके बाद यह उत्सव ओलंपिक आयोजन के तीसरे वर्ष और डेल्फी नामक पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीथियन खेल किस स्थान पर आयोजित किया जाता था, तो डेल्फी हमको याद रखना है। डेल्फी नामक स्थान पे पीथियन खेल का आयोजन होता था। किस देवता के सम्मान में? अपोलो देवता के सम्मान में, जिसकी सूर्य देवता उन्हीं को बोलते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजित किया जाता था। इस समारोह का मुख्य आकर्षण रथ दौड़ और घुड़दौड़ था। इसको भी हमको नोट डाउन करना है। इस प्रकार देखा जाए तो जो पैनहेलेनिक गेम था, समारोह था, वो 4 प्रकार का समारोह था। पहला है ओलंपिक खेल, दूसरा है पीथियन खेल, उसके बाद में आएगा इस्थीमियन खेल, उसके बाद आएगा नीमियन खेल। तो हमको याद रखना है ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में और किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में और ओलंपिया नामक स्थान पर आयोजित किया जाता था। इसी प्रकार पीथियन, इस्थीमियन और नीमियन, लास्ट वाला जो चौथा गेम है वो नीमियन है। नीमियन गेम जो है, जो उत्सव है, वो भी ओलंपिक क्या नाम है, एलिस देवता जीएस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। तो पहला ओलंपिक खेल और नीमियन खेल दोनों जो है वो एक ही देवता के सम्मान में, जीएस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। वीडियो लंबा हो रहा है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तब तक इसको आप लिखिए, नोट डाउन करिए, इसको याद करिए।